हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं लास्ट चैप्टर ऑफ विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन नवंबर 2024, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। और वो गवर्नमेंट स्कीम दो होंगी इस बारी, ठीक है। इस बार के मैगजीन में दो मैगजीन मतलब इस बारी टॉपिक्स दो आए हैं। एक आया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये स्कीम क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, उस सारी बातों को हम देखते हैं। देखो, न्यूज़ में ये इसलिए रही कि जो मुद्रा लोन्स दिए जाते हैं ना इस स्कीम के अंडर, वो करंट 10 लाख से 20 लाख हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लिमिट में क्या हुआ है, मुद्रा लोन्स में इन्हांसमेंट की गई है। 10 लाख से वो 20 लाख हो गए हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव और फीचर्स की बात देखते हैं। देखो, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम है ना, ये कोलेट्रल फ्री एक्सेस देता है क्रेडिट को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को बेसिकली, ठीक है। ये स्कीम किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही है। तो बड़ी कॉमन सी बात है, क्योंकि लोन से रिलेटेड है, फंड से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लॉन्च इसको 2015 में ही कर दिया गया था। पर्पज़ यही था कि जितने भी नॉन कॉरपोरेट हैं, जो कॉरपोरेट एरिया में काम नहीं करते या किसी एग्रीकल्चर में काम नहीं करते, किसी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करना। अच्छा, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये रीफाइनेंस करती है, डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का। डायरेक्ट पैसा लेंड नहीं करती है, ये रीफाइनेंस करती है बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस और इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तहत, कॉरपोरेशंस के तहत। समझ रहे हो इस बात को, ध्यान रखना। इट्स नॉट अ डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है ये, ठीक है। कैसा है ये इंटरमीडियरीज के चलते आपको पैसा फाइनेंस करता है, तभी इसको रीफाइनेंसिंग एजेंसी बोला गया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं पहले हम, कि ऑब्जेक्टिव में इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि जो भी अनफंडेड एमएसएमई को लेकर आना, उनको फॉर्मल सिस्टम में लेकर आना, उनके अफोर्डेबल क्रेडिट को एक्सटेंड करना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का काम ये है कि देश में फिनेंशियल इंक्लूजन करना, कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्टर है या जो भी बहुत नेग्लेक्टेड क्लास है सोशियो इकोनॉमिकली, उसको बाहर निकाल के उसको पैसे से सपोर्ट देना, ठीक है। ये लोन आपको 3 कैटेगरी में देते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए ना कि कौन कौन से सेक्टर्स में मुद्रा लोन के लिए आप एलिजिबल हो, तो वो एलिजिबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, एक्टिविटीज़ ऐसी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वाली हों। जैसे अगर आप पूछो कि हाँ भाई डेयरी हस्बेंड्री में मिलेगा, तो हाँ जी, एक्टिविटीज़ एलिट टू जो भी एग्रीकल्चर के हैं वो सब में मिलेगा आपको लोन, ठीक है ना। तो 3 तरह की एक्टिविटीज सेक्टर्स में मुद्रा लोन दिया जा रहा है। मुद्रा लोन अवेल करने के लिए आप बैंक की मदद लें, एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, या इवन थ्रू उद्यमी मित्रा पोर्टल भी है, उसके थ्रू भी मुद्रा लोन्स मुहैया कराए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ठीक है। मुद्रा लोन्स की कैटेगरी समझ लो, एक लोवेस्ट प्रायोरिटी होते हैं, एक हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं। तरुण प्लस तरुण, किशोर, शिशु, 4 तरह के मुद्रा लोन्स की कैटेगरी है। जैसे आप बैंक्स में जाते हो ना, तो सेविंग अकाउंट के लिए आपके पास 3 तरह की कैटेगरीज मान लो उन्होंने दे दी कि एक अकाउंट में आपको 10,000 रुपये डिपॉजिट करने ही करने हैं, इससे नीचे आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए, फिर एक 20,000 वाला, फिर एक 50,000 वाला। तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी सेविंग अकाउंट खुलाओ। ऐसे ही मुद्रा लोन लेने में ना 4 तरह की कैटेगरी है। अगर तो तरुण प्लस है, यानी जो भी लोन 10 लाख या 20 लाख के बीच में है, तो आपको मिल जाएगा। तरुण में क्या होता है, अबव 5 लाख या 10 लाख के बीच में। किशोर लोन आपको 50,000 से 5 लाख में मिलता है। इसके अलावा जो भी लोन जैसे आपके 50,000 से 5 लाख है। शिशु जो लोन है वो 50,000 से ऊपर तक के लोन को शिशु लोन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ असिस्टेंस क्या होता है। जैसे टर्म लोन है, या ओवरड्राफ्ट लिमिट है, या वर्किंग कैपिटल का है, या कंपोजिट लोन है फॉर एक्वायरिंग कैपिटल आपको लेनी हो, तो वो सब में ये नेचर ऑफ असिस्टेंस यहाँ दी जाती है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि नो नीड फॉर कोलेट्रल्स, यानी कि कोलेट्रल फ्री होते हैं। आपको कोई भी चीज़ रखने की, गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। किसमें? मुद्रा लोन्स में, क्योंकि क्रेडिट गारंटी फंड है ये। माइक्रो यूनिट्स ये कवर करते हैं, कोलेट्रल फ्री माइक्रो लोन्स देते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट इसमें डीरेगुलेटेड है, इंटरेस्ट सबवेंशन है 2% प्रॉम्प्ट रीपेमेंट अगर आप शिशु लोन्स की कर देते हो। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 12 मंथ तो हर एलिजिबल बोरोवर को मिलता है, लोन्स एक्सटेंड भी कर दिए जाते हैं।
मुद्रा में ना रिडक्शन भी किया जाता है 25 BPS इंटरेस्ट रेट में भी, इंटरेस्ट रेट भी कम, इवन वुमेंस को तो और भी कम करके 25% उनको कम करके दिया जाता है, तो वो भी बहुत फ़ायदा है। वुमेन को भी देखो आप एम्पावर कर रहे हो अल्टीमेटली। फिर मुद्रा ना कार्ड भी मिलते हैं, जैसे हमें ना बैंक के कार्ड्स मिलते हैं ना, ऐसे ही ना आपको मुद्रा कार्ड मिलते हैं। जैसे मान लो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, मान लो आप किसी ना ट्रेडिंग बिजनेस में हो या किसी मैन्युफैक्चरिंग में हो, आपको डेली पैसा चाहिए ना, कैश चाहिए, डेली खर्चा है आपका, ट्रांजैक्शन बहुत सारी हो रही है, तो इसमें ना ओडी की फैसिलिटी देते हैं। जैसे ओडी फैसिलिटी कैसे होती है, बॉरोवर की टाइप ऑफ लोन होता है जो बैंक देता है। जैसे मान लो सिचुएशन लो, मेरा ना एक मैन्युफैक्चरिंग का खूब सारा ना रॉ मटेरियल आना है, ठीक है, मेरे अकाउंट में जो लोन में ना पैसे नहीं है अभी, मतलब लोन में मेरे पैसे जो पड़े हैं वो खाली 50,000 पड़े हैं, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ओडी फैसिलिटी से क्या होता है, रेस्ट 50,000 भी मेरे को दे देंगे, बैंक वाले दे देंगे, और उस पर इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो लेंगे, ठीक है। तो मुद्रा मित्रा भी है एक मोबाइल एप्लीकेशन, से बैंक की एप्लीकेशन होती है ना, वैसे ही मुद्रा लोन जब आप लेते हो तो उसके लिए भी ना एक एप्लीकेशन आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी लोन सीकर होता है वो बैंकर तक पहुँचे मुद्रा लोन लेने के लिए अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट मुद्रा योजना। मूव टू दी नेक्स्ट आपका जो है आज का स्कीम है वो है अटल इनोवेशन मिशन 2.0। ये न्यूज़ में क्यों रही, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना चाहता है, देखते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने साफ बोला कि ना एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव को हम और बढ़ाना चाहते हैं, और हम इसके स्कोप ऑफ वर्क को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम इसके बजट का एलोकेशन भी 2750 करोड़ तक करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, इसका नाम क्या है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव। सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना है। फ्लैगशिप इनिशिएटिव का मतलब होता है कि ऐसा की प्रोग्राम जिसमें ना हम ना बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। फ्लैगशिप इनिशिएटिव जैसे यूएन चलाता है ना, यूनाइटेड नेशन चलाता है, ऐसे ही ना हम भी चलाते हैं फ्लैगशिप इनिशिएटिव जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव यही था इस कंट्री में लाने का कि ना लोगों के अंदर कल्चर एक बैठे इनोवेशन का, लोग अब नए नए आइडियाज़ पे चले हैं ना, न्यू आइडियाज़, न्यू होप्स। अब कल देखो लोहड़ी का त्यौहार है, तो लोहड़ी का मैं कहीं पर पढ़ रही थी, या मकर संक्रांत हुआ, तो इन सब का जो मतलब है ना न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर हमारी कंट्री में प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को लेकर आया गया था। नीति आयोग इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो है वो 31 मार्च तक का है, 2028 तक। और इसका यही है कि इंडिया में ना हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो एम जो है 1.0 यानी अटल इनोवेशन मिशन जो है ना, वो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए, और जितने भी ना बहुत छोटे लेवल पर इकोसिस्टम है ना उनको भी बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड तो इसका चलता रहेगा 31 मार्च तक, लेकिन ये लॉन्च पता है कब किया गया था, 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अपना 4 तरह के प्रोग्राम्स इसके अंदर चल रहे हैं, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर है, न्यू इंडिया चैलेंजेस है, अटल ग्रांड चैलेंजेस है, मेंटोर इंडिया है। ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं जो कि इसके अंदर चल रहे हैं। इसका पता है एम क्या होता है, न्यू इनिशिएटिव्स को डिज़ाइन करना, इकोसिस्टम में कोई गैप आ जाए उसको डिज़ाइन करना, समझ रहे हो। तो ये इसका ना वो है। अब ना ऑब्जेक्टिव देख लो, इसका ना ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहला तो बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप, और हम ना चाहते थे कि लोगों में इनोवेशन बढ़े, इसीलिए हम इस स्कीम को लेकर आए थे। दूसरा इस स्कीम का ये भी कारण था कि नए कल्चर से हम ना देखो, खाली हम ये नहीं चाहते कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इनोवेशन बढ़े, हम चाहते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में इकॉनमी के सभी जगह पर इनोवेशन हो, और इससे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, कोलैबोरेशन करना है या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को मिलना है वो मिलेगा, एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर तैयार होगा जिससे एंटरप्रेन्योरशिप कंट्री में ज़्यादा, क्योंकि देखो हम ना जॉब क्रिएटर्स चाहते हैं आज की डेट में। आप सभी जानते हैं कि आज तक गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि हमारे देश में ना जॉब क्रिएटर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएँ, इसीलिए हम ना अपने इंडिया के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी इन्हांस करने पे लगे हुए हैं। अच्छा, इसका ना और भी जैसे आता है कि ना क्या क्या तरीके हैं एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के। तो देखो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप ना एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम को अपने देश में अच्छा करना चाहते हो, सबसे पहले आपको अपने इनपुट्स को अच्छा करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या है, द लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन चलाओ, आप इनोवेशन को बिल्ड करो। एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम से इंडिया के ना 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, तो अपनी एंट्री को, जैसे कोई भी बैरियर आ रहा है इनोवेटर्स के लिए, या कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर, तो उसको लेना हमें लैंग्वेज बैरियर हटाने के लिए हमने क्या करा, एक इंक्लूसिव प्रोग्राम चला दिया। हमने ना सारी के सारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए इकोसिस्टम तैयार कर दिया,
30 वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर बना दिए हमने। इवन पता है क्या, और अपने देश में हमने एंटरप्रेन्योर सिस्टम को अच्छा करने के लिए फ्रंटियर प्रोग्राम भी चलाए, मतलब कस्टमाइज टेम्पलेट बना दिए फॉर इनोवेशन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, कई जगह पे। मतलब आप सोचो नए नए ना हम ना लेकर आ रहे हैं स्पेशली अब कि अटल टिंकरिंग लैब्स तैयार हों। फिर ना इससे क्या होगा, हम ना चाहते हैं, देखो हम ना ये भी देख रहे हैं कि इसका सक्सेस रेट, जो रेट है ना, सक्सेस का रेट जो है थ्रूपुट, वो भी अच्छा हो जाए। मतलब हमने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि स्टार्टअप जो है वो सक्सीड करें। तो उसके लिए ना तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे जो प्रोफेशनल डेवलप करते हैं, जैसे मैनेजर्स हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, ताकि इंडिया का इनोवेशन इकोसिस्टम और अच्छा हो जाए। इसके साथ ही साथ ना डीप टेक रिएक्टर भी है ना, हमने रिसर्च सैंडबॉक्स खोलना है ताकि ना हम तरीके ढूंढें रिसर्च बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स, ताकि ना सिग्निफिकेंटली लॉन्गर टाइम डीपर इन्वेस्टमेंट हो पाए मार्केट को लेकर। और दूसरा स्टेट इनोवेशन मिशन भी हमें लेना है, मतलब हमने स्टेट यूटीज़ को असिस्ट करना है इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को और आगे से आगे बढ़ाना है। इवन जो भी इंटरनेशनल इनोवेशन कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स हैं, ताकि इंडिया को और इनोवेटिव बनाया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को और इंटरनेशनल किया जाए, उसके लिए भी यहाँ पर करा जा रहा है। 4 तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे ना इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, जैसे ना एनुअल ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड है, या 10 हम ना बाईलेटरल क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट तैयार कर रहे हैं। तो मतलब एज अ नॉलेज पार्टनर हमारा ध्यान पता है क्या है कि यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कैसे हमें प्रोग्राम्स को इन्हांस करना है, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को कैसे कनेक्ट करना है। हमें ना स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट प्रोग्राम है, आपको याद है जब G20 हमारे भारत देश में 2023 में हुई थी, तो हमने ये बात रखी कि ना हम चाहते हैं स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप भी तैयार हो। तो उसके तहत हम ना कितना बड़ा प्लान कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा ना इंडिया का इनोवेशन सिस्टम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी हो। इसीलिए ना हमें देखो फोकस क्या करना है, हमें फोकस इस बात पर करना है कि वी हैव टू बी वेरी क्वालिटेटिव। हमें ना अपने आउटपुट की क्वालिटी को इन्हांस करना है, अच्छी जॉब्स पर प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोड्यूस करने, सर्विसेज अच्छी प्रोडक्ट कर। मतलब हम समझो, आप सपोज करो मान लो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, तो हम चाहते हैं कि उसमें हम इतना बढ़िया सा इनोवेट करें कि वो बाहर भी देशों में जा लोग लगाए। जैसे देखो साउथ जो भी कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं ना कॉस्मेटिक के, हम कितने यूज़ करते हैं ना, तो हम चाहते हैं हमारे देश में भी ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जिससे वो बाहर जाएं। और मतलब ये तो देखो मैंने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री लिया, ऐसे कोई भी इंडस्ट्री में हम चाहते हैं कि हम हर जगह फैल जाएं। अभी तक हमारे पास ना कोई भी मोबाइल का भी अच्छा कंपनी नहीं आया जो बहुत अच्छा कम्पीट कर रहा हो आईफोन वगैरह से। हम तो एंड्रॉइड से भी नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं, तो आईफोन तो भी भूल जाओ। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि ऐसे सेंटर्स बनाए जाएँ ताकि ना क्वालिटी ऑफ आउटपुट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। देखो अल्टीमेटली तभी ना हमारा तभी अच्छा भी हो पाएगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी। अच्छा, इसीलिए ना इंडस्ट्रियल एक्सीलरेटर प्रोग्राम भी चलाया गया ताकि ना इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट भी रहे। इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो सारी चीज़ों को लेकर ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे भी जाके हम उस स्टार्टअप्स को अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए ना एक अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड प्रोग्राम भी आया था ताकि सेंट्रल मिनिस्ट्री वगैरह ये सब मिल के ना डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स में काम कर पाएँ। इसके बाद देखो सॉरी मैं भूल गई थी, तीसरी एक और स्कीम है वो भी हम करते हैं, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। इसको ना 10 साल हो गए हैं, मतलब सोचो 1 डिकेड कंप्लीट हो गया इसको। ठीक है, तो ना देखो ये ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है, 2014 में लॉन्च की गई थी। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है, बिल्कुल भूलना नहीं है। वन बंधु यानी वन से समझ जाना फॉरेस्ट एरिया, समझ रहे हो। इसका ऑब्जेक्टिव ये है ना, हम ना ट्राइबल लोगों की ना क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। 2014 से हमने ये शुरुआत कर दी थी, 2024 तो जा ही चुका है, तो वही बात है। ठीक है, तो ना मतलब देखो गवर्नमेंट ने ना स्कीम को ना बोला कि 25-26 तक और बढ़ाते हैं, इसके कॉस्ट को इन्हांस करते हैं, सारे तरह के ट्राइबल लोगों को, सभी एरिया के, मतलब कंट्री का कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन का व्यक्ति रह ना जाए। तो इसीलिए एक अम्ब्रेला स्कीम बनाई जा रही है। इसका काम पता है क्या करेंगे, क्या इस स्कीम में ना उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, उनको जॉब्स वगैरह दी जाएंगी, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उनके ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ना प्रधानमंत्री जो ये वन बंधु जो कल्याण योजना है ना, एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके कई सारे कॉम्पोनेंट्स। जैसे पहला है ना प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है। इसका फोकस पता है क्या, इंटीग्रेटेड विलेज का डेवलपमेंट करना। क्रिटिकल सेक्टर से रोड है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, सैनिटेशन है, इन सब पे हम चाहते हैं कि ना लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो। फिर सेकंड हमारा क्या है, डेवलप करना पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को, यानी ना हमारे सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करनी है हमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। और ये भी ध्यान रखना इनका कल्चर नहीं छीन लेना। डेवलपमेंट करते करते आप किसी का कल्चर ही छीन लो, मतलब आप किसी को पढ़ाने गए हो और उससे कहो जी पूरा अपनी भाषा सब बदल देते हो, फिर क्या पढ़ा रहे हो आप उसको। आपको उसको एक्सेप्टेंस सिखानी है और खुद भी एक्सेप्टेंस सीखनी है। तो फिनेंशियल सपोर्ट देना हाउसिंग में, मतलब बेसिक एक्टिविटीज़ में इनको काफ़ी मदद करनी है, हाउसिंग में, हेल्थ में, एजुकेशन सेक्टर में।
इसलिए पता है कि एक और चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि ना ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं, नेशनल असिस्टेंस दी जा रही है कि ना इनको ना इनकी नॉलेज बेस को बढ़ाना है। तो जो भी इनके कंसर्न होते हैं ट्राइबल कल्चर को, चैलेंजेस को, वो भी समझने हैं, वो बहुत बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। इसलिए ना सपोर्ट किया जा रहा है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी। इवन प्री मैट्रिक ना स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ध्यान रखना, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों की स्कीम है ये, जो ना स्कॉलरशिप दे रही है 9th और 10th के स्टूडेंट्स को। तो हर ना पेरेंटल एनुअल इनकम जिनकी भी 2.5 लाख के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग वो दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें ना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी है, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को दे जाते हैं, जो भी बच्चे 10वीं क्लास से आगे बढ़ जाते हैं। फिर ना इसमें असिस्टेंस दी जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को। पता है कैसे? फंड दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई काम कर रहे हो, कोई मतलब काम, मतलब आप समझ रहे हो, शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए इफेक्टिवली मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही इस यूनिट को तैयार किया गया है। तो बहुत ज़्यादा ना गवर्नमेंट का ना बहुत ज़्यादा ध्यान होता है कि ना हम अच्छा करें। देखो हमारा ना कोई भी ऐसा सेक्टर बचे ना जिससे ना उसको प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी हमारी ऐसी पॉपुलेशन ना हो कि जिसको प्रॉब्लम हो जाए। तो ना आप मुझे बताओ, क्या भारत में कोई ट्राइबल डे मनाया जाता है? और अगर मनाया जाता है तो ट्राइबल डे किस दिन मनाया जाता है? और 2024 की बस स्कीम, मतलब उसमें थीम क्या थी, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ते हुए जा रही हूँ। तो सभी को हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति अभी से ही, ठीक है। फिर अब मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।